हेलो एवरीवन, इंडिया अंडर ब्रिटिश क्राउन स्टार्ट करना था। ये हमारा थर्ड लेक्चर था परीक्षा वाणी से रिलेटेड और काफ़ी डिले हो गया, लगभग 1 महीने बाद मैं लेक्चर बनाता हूँ या बना रहा हूँ किस समस्या की वजह से, ठीक है। और लेट मी कंटिन्यू दिस। तो ये लेक्चर में आपको 1-2 लेक्चर और लगेंगे और समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सन 1857 की जो क्रांति के पश्चात जो भारतीय शासन व्यवस्था में एक नए अध्याय का प्रारंभ, देखिए 1857 में जब आया ना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह लीजिए, कई लोगों का मानना है। तो एक नया अध्याय, नई चीज़ें हुई, नया देखिए एक स्ट्रक्चर आया, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर आया ब्रिटिश का, बहुत सारी पॉलिसीज़ आई, चेंज किया गया, शासन व्यवस्था चेंज की गई। तो देखिए इस नई जो शासन व्यवस्था थी, इसके अनुसार कंपनी के शासन का अंत हो गया था और टोटली कम अंत हो गया था कंपनी के शासन का। देखिए सरकार ने रेगुलेशन करना शुरू कर दिया था कंपनी के ऊपर। तो जो ब्रिटिश क्राउन था या गवर्नमेंट ने ये EIC ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना शुरू कर दी थी, बट धीरे धीरे ये अंत पूरा जो है ये कंपनी का अंत हो गया 1857। अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन सारा आ गया हमारा क्या नाम है, भारत का हमारा जो देश है पूरा ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया और नई व्यवस्थाएं और ये सब सारी चीज़ें हुई थी। आइए कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे लॉर्ड कैनिंग, ये जो लॉर्ड कैनिंग 56 और 62, ये अंतिम गवर्नर जनरल थे इंडिया के, GGI गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और पहले ये वॉइस रॉय थे। अगर आपसे पूछे अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वॉइस रॉय अगर आपसे कोई पूछे तो लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62। तो इस शासनकाल की जो सर्वप्रमुख घटना थी वो 1857 का ये विद्रोह था। जो कैनिंग था ना, तो कैनिंग के समय ही ये घटनाक्रम हुआ है और विद्रोह हुआ और इसके जो लीडर बनाए गए थे, एक टाइटुलर हेड कह लीजिए पूरे, इसके बहादुर शाह जफर II थे, ठीक। जिसके बाद भारत का शासन 1858 के संवैधानिक एवं प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत आ गया और ये सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया। तो इट वॉज इन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश, ठीक। अब आइए देखिए EIC का पूरा सा मोनोपोली खत्म हो गया। अब इनके समय में क्या हुआ, कैनिंग के समय में 1856 में ही एक विधवा पुनर्विवाह, तो विडो रीमैरिज एक्ट था और धारा ये क्या 15 से विधवा विवाह को कानूनी मान्यता यहीं इसी समय। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा को क्या नाम मिला है, पुनर्विवाह अधिनियम, तो विडो रीमैरिज, ठीक है। अगला आइए, महालेखा परीक्षक है। अब ये महालेखा परीक्षक क्या होता है, महालेखा परीक्षक, इसका सृजन लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही महालेखा परीक्षक आए और स्वतंत्र भारत में इस पद का नाम नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कहा गया। तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो ऑफिस है, जो हमारे CAG कहा जाता है, तो ये कैनिंग के समय में ही इसका जनरेशन हो गया था। तो ये जो कैनिंग के समय में, तो कैनिंग के समय में ही क्या नाम है, CAG आ गए थे महालेखा परीक्षक 1857, ठीक है। चलिए आइए आगे देखा जाए। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम, देखिए एक इंडियन काउंसिल एक्ट था 1861 का, पारित किया गया था और पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई थी। तो पोर्टफोलियो सिस्टम जो है कि किस किस मंत्री को क्या मिलता है, जैसे पोर्टफोलियो बिना मिलता है उस तरह से पोर्टफोलियो प्रणाली लागू कर दी गई यहाँ पे, ठीक है। और देखिए डिसेंट्रलाइजेशन का काम भी यही हुआ था, थोड़ा सा 61 में डिसेंट्रलाइजेशन मतलब का काम किया गया और लेजिस्लेटिव असेंबली मद्रास को ये सबको पावर मिल गया कि ये भी लेजिस्लेट करेंगे सब्जेक्ट को। तो थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी इस वाले एक्ट में थी। फिर उद्घोषणा, क्वीन विक्टोरिया का जो उद्घोषणा था क्या नाम है के द्वारा व्यक्तिगत जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अभी देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त किया गया 1858 में क्वीन विक्टोरिया की उद्घोषणा से, जिसमें कि आपका कोई हेयर नहीं है, कोई आप उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसकी ले ली जाती थी संपत्ति और जायदाद और स्टेट, तो ये चीज़ को ख़त्म किया गया। तो इन्हीं के समय में हुआ। देखो क्या क्या चीज़ें हुई। एक 1861 का एक्ट आया कैनिंग के समय में, कैग जो है कैग ऑफिस बना कैनिंग के समय में, और विधवा पुनर्विवाह हुआ कैनिंग के समय में, ठीक है। और क्या हुआ, प्रशासनिक सुधार, ये सब सारी चीज़ें हुई थी। 1860 में फिर मैक्यूले द्वारा निरूपित इंडियन पीनल कोड जो है 1860 का, वो पारित किया गया, निरूपित इंडियन पीनल कोड 1860, और 1 जनवरी 1861 में भारतीय दंड संहिता को लागू कर दिया गया। तो ये जो भारतीय इंडियन पीनल कोड है, ठीक है, इसको 1 जनवरी 1861 से लागू कर दिया गया था, ये आप याद रखिएगा। तो किससे, 1 जनवरी 1861 से भारतीय दंड संहिता। फिर आइए, अच्छा देखिए 61 में क्या हुआ, फिर 61 में कोड ऑफ CRPC भी पारित किया गया। तो CRPC का पारित किया गया, ये कब पारित किया, 1861 में CRPC भी पारित कर दिया गया, ठीक। फिर 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय इंडियन उच्च न्यायालय
अधिनियम, ठीक है, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट पास किया गया 1861 में कैनिंग के समय में, और आईपीसी सीआरपीसी भी कैनिंग के समय में। अब इससे क्या हुआ कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो 1861 के थ्रू ही बॉम्बे, कोलकाता की और मद्रास के उच्च न्यायालय मतलब बनाया गया था, और ये कैनिंग के समय में था। नील विद्रोह जो है 1859-60 का, ये भी कैनिंग के समय में था। इंडिगो रिवॉल्ट, ठीक है, इंडिगो रिवॉल्ट इन्हीं के समय में हुआ। फिर 1859 में ही कंपनी के यूरोपीय सदस्यों द्वारा एक श्वेत वाइट विद्रोह हुआ, तो इन्हीं के समय में, तो 1859 में ही यूरोपीय सदस्यों द्वारा श्वेत विद्रोह भी किया गया। लॉर्ड कैनिंग ने सैनिकों का निःशुल्क डाक व्यवहार सुविधा समाप्त कर दिया। तो देखो, ये जो निःशुल्क बिना पैसे का एक डाक व्यवहार सुविधा थी, ये समाप्त कर दी गई, ठीक है। तो डाक व्यवहार सुविधा, तो ये फ्री पोस्टल सर्विस को समाप्त कर दिया गया था। डाक व्यवहार सुविधा जो थी सैनिकों के लिए निःशुल्क थी, और ये पोस्ट मास्टर जनरल भी था। लॉर्ड कैनिंग जो है 1855 में ये पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ इंग्लैंड भी था, पोस्ट मास्टर जनरल, ठीक है। फिर भारत में आर्थिक सुधारों के निमित्त लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री लॉर्ड विल्सन को भारत बुलाया। तो इसने लॉर्ड विल्सन को भारत बुलाया था, ठीक है। और विल्सन ने भारत में 500 रुपये से अधिक वार्षिक आय पर आयकर रोपित किया तथा निर्यात पर 4% और आयात पर 10% कर निर्धारित किया, ठीक है। तो अगर किसी की 500 रुपये से ज़्यादा वार्षिक आय है, आपकी अर्निंग है, तो आयकर लगेगा, और किया तथा निर्यात पर 4% और आयात पर 10% कर भी लगने लगा। तो निर्यात पे कितना लगा? 4% और आयात पे 10%, ठीक। चलिए आइए आगे देखा जाए। लॉर्ड एल्गिन प्रथम, अब ये 62 से 63 का समय है कैनिंग के बाद। तो कैनिंग के बाद एल्गिन आया, तो एक ही साल थी ये, लगभग एक साल मान लीजिए। और वहाबी आंदोलन का, वहाबी होगा ये, वहाबी आंदोलन का दमन किया था। और धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से लौटते समय ये हिमाचल प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई थी। और सर नेपियर एवं सर विलियम टी डेनिसन के प्रशासनिक कार्यभार को, तो अब इनके कार्यभार को सर नेपियर ने और सर विलियम टी डेनिसन ने संभाला, और 1863 में शिमला में इनका समाप्ति हो गई। ये मृत्यु इंडिया में ही हो गई थी लॉर्ड एल्गिन की। कॉर्नवालिस की भी मृत्यु इंडिया में हुई थी। अब जॉन लॉरेंस कौन है? इनका लगभग 5 साल का कार्यकाल है। जॉन लॉरेंस, ये भी बड़ा नाम है। 57 के विद्रोह के समय जो लॉरेंस था, ये पंजाब का गवर्नर था, और दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका इसी जॉन लॉरेंस की थी। अब देखिए 64 और 69 की बात है, और 5 साल ये राज किया, और भारत का रक्षक की उपाधि भी दी गई थी इसको, भारत का रक्षक। देखिए 1865 में क्या हुआ, भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। तो भूटान जो था, ठीक है, अब भूटान ने क्या किया, हमारा जो पड़ोसी है, हमारे अच्छे रिलेशंस भी है भूटान से, तो उसने 65 में अटैक कर दिया हमारे ऊपर, मतलब मेनली ब्रिटिश साम्राज्य पर। 1866 में, ये इसी के समय में था, जिसके लॉरेंस के समय में भूटान ने अटैक किया था। 66 में देखिए क्या हुआ, 66 में उड़ीसा में तथा 1868-69 में राजपूताना एवं बुंदेलखंड में भीषण अकाल पड़ा। तो फेमीन आया, ठीक है, अकाल पड़ गया, फेमीन कह सकते हैं। अब वो राजपूताना एवं बुंदेलखंड के एरिया में आया था, और उड़ीसा में भी आया था 66 में, 68-69 में बुंदेलखंड वाले में आया, ठीक है। अब यहाँ चैम्बरलिन हेनरी कैम्पबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग, फेमीन कमीशन कहा जाता है, फेमीन कमीशन। तो फेमीन कमीशन जॉन लॉरेंस के ही समय में बना, ठीक है। और चैम्बरलिन हेनरी कैम्पबेल इन्हीं के नेतृत्व में एक अकाल कमीशन बना, ठीक है। अब ये बिकॉज ऑफ ये क्या नाम है, फेमीन आया था जो 68-69 में। 65 में क्या हुआ था कि भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा, तो प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा जो शुरू हुई ये 1865 में ही हो गई भारत और यूरोप के बीच, और ये जॉन लॉरेंस के समय में, ठीक है। आप नाम याद रखिएगा, जॉन लॉरेंस। अच्छा, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई है 62 में, तो ये तो उनके पीरियड में हो गया था। 62, ये तो 64 है। चलिए ये कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है तो पहले हो चुका है। अफगानिस्तान के संदर्भ में लॉरेंस ने क्या हुआ, अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया। तो अफगानिस्तान में कहा भाई हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, जो होगा होगा। तो ये जॉन लॉरेंस ही था, और इसको शानदार निष्क्रियता या मास्टरली इनएक्टिविटी का नाम से जाना जाता है, ठीक है। लॉरेंस ने कहा हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब लॉरेंस के बाद आया मेयो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, 3 साल इनका कार्यकाल था मेयो का। 1870 में क्या नाम है, जब इनका कार्यकाल ख़त्म हुआ है, ये 69 थे, अब 70 से कौन आ गया, मेयो आ गया। लॉरेंस के बाद कौन आया, मेयो। अब लॉरेंस जो था, मेयो आया फिर। तो 1870 में
केंद्रीय और प्रांतीय वित्तीय व्यवस्था का पृथकीकरण, तो इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन किया किसने? लॉर्ड मेयो ने। और ये पहला कदम उठाया था इसने इस चीज़ में। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं यथा जेल, शिक्षा तथा चिकित्सा को अपनी स्वेच्छा से, अब देखो उसने क्या किया कि जेल, शिक्षा, जैसे में स्टेट लिस्ट होती है, ठीक है, तो स्टेट लिस्ट में अगर आपका एक सेंट्रल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है, तो अब क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट आता है और ओवर राइडिंग पावर होता है केंद्र का, सेंटर जो है कॉन्करेंट लिस्ट में ओवर राइडिंग पावर मिल जाता है, प्लस सेंट्रल लिस्ट में आइटम्स भी ज़्यादा है, तो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी हमारी है। पर हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी कुछ दी गई है, जैसे स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उस पर लॉ नहीं बनाया जा सकता अनलेस एंड अनटिल स्टेट चाहे तो, या प्रेसिडेंट के कुछ ऐसे नियम हैं, तो ऐसे नहीं बन सकता। तो ऐसे ही यहाँ देखिए, प्रांतीय सरकारों को ऑटोनॉमी लाने के लिए जेल, शिक्षा और चिकित्सा को अपनी स्वेच्छा से प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। तो अभी भी प्रिजन, एजुकेशन और चिकित्सा ये जो है स्टेट लिस्ट, ठीक, स्टेट लिस्ट में जेल तो स्टेट लिस्ट में है, चिकित्सा भी स्टेट लिस्ट में है, शिक्षा आप कंफर्म कर लीजिए। तो प्रांतीय समानताओं को सुधारने और प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं को पर केंद्रित इस प्रस्ताव को मेयो संकल्प, तो ये मेयो रेजोल्यूशन कहा गया कि भाई नहीं, इनको ऑटोनॉमी दिया जाए, स्टेट को भी थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी दे दी जाए और जेल, शिक्षा और ये सब मामले में लॉ बनाए और जो करना है करें, एग्जीक्यूटिव पावर एज वेल एज लेजिस्लेटिव पावर। भारतीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण का गठन, क्योंकि यहाँ देखिए इसलिए डाला गया कि 1861 में जो मद्रास, इन लोग को असेंबलीज़ हैं मद्रास, कलकत्ता, इनको क्या हुआ 1861 में इनको रिस्टोर कर दिया गया था क्या, लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, दैट्स वाई फिर यहाँ पे ऐसे हुआ। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का गठन हुआ, तो भारतीय जो सेंसस जो है पूरा, इनका गठन मेयो के ही समय में हुआ था, सेंसस सर्वे पूरा, तो सांख्यिकी सर्वेक्षण गठन, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर 72 में क्या हुआ, 72 में देखिए कृषि विभाग एवं जो वाणिज्य विभाग का गठन किया गया, तो 72 में कृषि विभाग बना और वाणिज्य विभाग बना, ठीक, ये आप याद कर लीजिएगा, सब देखिए हाईलाइटेड है तो एग्जाम में आ सकता है। एक पंजाब का कूका विद्रोह था, क्या विद्रोह था? पंजाब का कूका विद्रोह, ठीक है, इसी वर्ष दूसरी बार शुरू हुआ था, तो पंजाब का कूका विद्रोह दूसरी बार इन्हीं के समय में। ये कौन है यहाँ पे? मेयो के समय में। सांख्यिकी सर्वेक्षण गठन, ये सब सारी चीज़ें। राज्य रेल प्रणाली, ये भी मेयो के समय में शुरू हुई, राज्य रेल प्रणाली। और भारतीय जो राजकुमार की शिक्षा एवं राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए 1875 में 2 महाविद्यालय खोले गए, कठियावाड़ में राजकोट महाविद्यालय और अजमेर में मेयो महाविद्यालय। तो अजमेर का जो मेयो महाविद्यालय है और काठियावाड़ जो पेनिनसुला है, कठियावाड़ जो गुजरात वाला, राजकोट महाविद्यालय, तो ये किसके लिए था? राजकुमारों की शिक्षा के लिए था 1875 में। ज्ञातव्य कि इलाहाबाद में मेयो सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की घोषणा भी इसी समय हुई, तो इलाहाबाद का मेयो सेंट्रल कॉलेज भी इसी समय बना, तो ये 75 की बात है, 1875। फिर 1872 में क्या हुआ? एक शेर अली था अफगान, ठीक है, इसने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चाकू मारकर लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। तो लॉर्ड मेयो की किसने हत्या की थी? शेर अली ने 1872 में। और कहाँ की थी? पोर्ट ब्लेयर में। ये पीसीएस का प्रश्न 4 और 2010 उत्तराखंड आया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लॉर्ड मेयो की हत्या पोर्ट ब्लेयर में हुई थी, ये भी इंडिया ही में मरा, और शेर अली ने मारा, एक अफगान था। 1872 में जो प्रथम जनगणना संपन्न हुई है, पीसीएस 2000 में भी सवाल था और ये पीसीएस 2000 में भी 22 में भी सवाल था, 22 या पीसीएस 22 या 23 में भी फिर एक बार सवाल आया था। जनगणना संपन्न हुई क्या? लॉर्ड मेयो के समय में 1872, ये डेट याद रखिएगा, 1872 में, और लॉर्ड मेयो के समय में, तो डेट 72 जरूर याद रखिएगा, पीसीएस के लिहाज से सब डेट बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पे आता है लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 73, नॉर्थब्रुक 72 से 76 था, सॉरी 4 साल, और इसी में देखिए डेक्कन रिवॉल्ट और ये सब हुआ था, तो 72 से 76 आया। तो म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद का शिलान्यास हुआ 1873 को वायसराय नॉर्थब्रुक द्वारा सर विलियम म्योर की स्थिति, म्योर क्या यही होंगे की उपस्थिति में हुई, लॉर्ड मेयो की उपस्थिति में ही, या म्योर लिख दिया है, तो यह देखिए सेंट्रल कॉलेज है म्योर सेंटर कॉलेज है ये, तो जो म्योर सेंटर कॉलेज है अगर अंग्रेजी में लिखा जाएगा तो ये ऐसे होगा म्योर सेंट्रल कॉलेज, तो ये MUI है, मेयो नहीं है ये, और इसको क्या नाम है? सर विलियम म्योर की स्थापना की उपस्थिति में किया गया था इसकी स्थापना। और 75 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत भ्रमण संपन्न हुआ था, तो 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स भी यहाँ आए थे, तो 75 में प्रिंस ऑफ वेल्स आए और म्योर सर विलियम म्योर के इसमें हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए 1875 में क्या हुआ कि 75 में ही बड़ौदा के राजा मल्हार राव गायकवाड़ थे, उसको भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोप में पदच्युत कर दिया गया था। तो किसको पद से हटा दिया गया था? 75 में बड़ौदा के राजा मल्हार राव गायकवाड़ को।
और किसका समय था ये? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में इसको हटाया गया। फिर 1874 में क्या हुआ था, ये 75 की बात है। बंगाल में बिहार में अकाल पड़ा था 74 में, बहुत खतरनाक अकाल था। और नॉर्थब्रुक द्वारा अफगानिस्तान में जो हस्तक्षेप करने की के कारण भारत में उसे 76 में वापस बुला लिया। तो अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने की के कारण तो अफगानिस्तान में नॉर्थब्रुक ने हस्तक्षेप किया था। अब प्रधानमंत्री उस टाइम जो थे बेंजामिन डिज़रायली, ठीक है, जो भी थे बेंजामिन डिज़रायली, इनके आदेश पे इनको हटा दिया गया क्योंकि इन्होंने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, ठीक है। और 1876 में नॉर्थब्रुक को वापस बुला लिया गया। देखिए इनका कुछ काम है। 74 में बंगाल बिहार में अकाल पड़ा था और बड़ौदा के राजा मनोहर राव को पदच्युत किया गया था इन्हीं के समय में। और म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद का लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में खोला। अब लिट्टन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, ये भी 76 से 80, ये वायसरॉय रहा 76 से 80 तक और ये विवादास्पद व्यक्ति था और इसमें योग्यताएं बहुत थीं और कूटनीतिज्ञ था, प्रशासनिक थे, सब सारी। जो अपनी रचनाएं ओवेन मेरेडिथ के नाम से लिखता था ये, तो अपनी रचनाएं किसके नाम से लिखता था? मेरेडिथ के नाम से लिखता था। इसका क्या नाम था? लॉर्ड लिट्टन। इनकी प्रसिद्ध जो लॉर्ड लिट्टन की कविता है वो लूसी ले है। तो लॉर्ड लिट्टन कविता लिखता था और लूसी ले, ठीक है, लूसी ले। और इसका दामाद था एडविन लुटियंस, जिसके नाम पे दिल्ली है, लुटियंस दिल्ली, जो वीआईपी एरिया दिल्ली का। तो एडविन लुटियंस, तो किसका दामाद था? एडविन लुटियंस लिट्टन का दामाद था। और बहुत राइटिंग वाइटिंग थी इसकी, मतलब लिखता था ये लूसी ले नाम से। 76 से 80 तक का ये दशक है। वित्तीय विकेंद्रीकरण के क्या नाम है, अच्छा थोड़ा ऊपर देख लीजिए। और ये नई निधि के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई थी। वह ब्रिटिश सरकार के हितों का सच्चा संरक्षक था, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से उसका कार्य अत्यंत ही अनुचित था। देखिए वित्तीय विकेंद्रीकरण की मेयो की नीति को आगे बढ़ाया। तो जो वित्तीय विकेंद्रीकरण मेयो ने स्टार्ट किया था तो इसको आगे बढ़ाया गया और भारतीय जो राजाओं से नमक बनाने का जो अधिकार है वो छीन कर केंद्र सरकार के हवाले करके नमक कर बढ़ा दिया गया। तो एक तो नमक पे कर बढ़ा दिया गया और जो भारतीय राजाओं के पास जो नमक बनाने का अधिकार था वो छीन लिया गया। तो किसके समय में? लिट्टन के समय में। लिट्टन के समय नमक बनाने का अधिकार छीन लिया गया, ठीक है। लिट्टन ने आयात जो कर था उसको तो समाप्त कर दिया 29 वस्तुओं से, पर निर्यात कर जो है अभी भी था, ठीक है। तो आयात कर तो हटाया पर निर्यात कर था। रॉयल टाइटल अधिनियम 1876 में पारित किया गया था। तो एक रॉयल टाइटल अधिनियम है 76 का, ये पारित हुआ, जिसके द्वारा महारानी जो विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि 1 जनवरी 1877 को प्रथम दिल्ली दरबार में दी गई। तो 1 जनवरी 1877 को प्रथम दिल्ली दरबार में कैसरे हिंद की उपाधि किसको दी गई? क्वीन विक्टोरिया को दी गई। रॉयल टाइटल अधिनियम 1876। उल्लेखनीय है कि प्रथम दिल्ली दरबार के आयोजन के अवसर पर ही महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। तो भारत की सामग्री, साम्राज्ञी है, ठीक है, एम्प्रेस। 1878 में भारत समाचार पत्र अधिनियम अर्थात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसको गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है। गैगिंग मैंने पता है, किसी का मुंह है उसमें रुई ठूस दो और वो बोल ना पाए, तो मतलब वही है, पत्रकार जो हैं कुछ बोल ना पाए, कह ना पाए, तो इसीलिए गैगिंग एक्ट नाम पड़ा। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, जिसके तहत भारतीय समाचार पत्रों, विशेषकर सोम प्रकाश समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसे सोम प्रकाश पर लगा दिया जो राष्ट्रवादी थे, राष्ट्र के हित में बात करते थे। ध्यातव्य है एग्जाम्पल ये है कि वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट 78 का, इसको गैगिंग एक्ट कहा जाता है, ये सब सारी चीज़ें। अच्छा, यह अंग्रेज़ी एवं वर्नाकुलर प्रेस के बीच भेदभाव करता था। तो एक अंग्रेज़ी और जो देशी भाषा में उस पर भेदभाव कर रहा था। 78 में क्या हुआ? शस्त्र अधिनियम जो आर्म्स एक्ट पारित किया गया था 78 में लिट्टन के समय। तो आर्म्स एक्ट भी लिट्टन के समय में आ गया। भारतीयों को अधिकार रखने के अधिकार जो था छीन लिया गया कि भारतीय हथियार नहीं रखेंगे। 1878 में वैधानिक सिविल सेवा की स्थापना की गई। तो वैधानिक जो सिविल सेवा है ये स्थापना जो की लिट्टन के समय में है, ठीक है। 1876-78 के दौरान बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में अकाल पड़ा। तो अब देखिए 76 और 78 में फिर से एक अकाल पड़ गया और दुर्भिक्ष से 50 लोगों की मृत्यु। बाप रे बाप, मतलब 76-78 का आप अकाल समझ रहे हो। एक हमारा 75-76 का इमरजेंसी वाला 1900 कुछ का ज़माना था। 100 साल पहले फिर देखिए एक अकाल पड़ा 1876-78 में और 50 लाख, उस समय ऐसे ही पॉपुलेशन कम थी और 50 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। और इसकी जांच के लिए सर रिचर्ड स्टैचे ने, ठीक है,
1878 में सर रिचर्ड स्टैचे ने के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया गया। तो जो अकाल आयोग का गठन किया गया 1878 में गठन किया गया था, क्योंकि अकाल पड़ आया था। और ये किसके समय में था? लिट्टन के समय में। बहुत बुरा वक्त था लिट्टन के समय में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया, आर्म्स एक्ट भी लेता है 78 में, और गैगिंग एक्ट, ये सब ले आया इसने, बहुत सारी चीज़ें इसने की। और इसका कौन था? लिट्टन का दामाद, वो एडवर्ड ल्यूटियन। ठीक, लिट्टन ने फिर क्या किया? अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी फॉरवर्ड नीति, तो फॉरवर्ड पॉलिसी जो लाया, ठीक है, वो इसी ने लाया। और उसने कुशल अकर्मण्यता की नीति त्याग दी, जिसके फलस्वरूप 78-80 में द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध हुआ और अंत गंडमक की संधि हुई। तो देखो, गंडमक की संधि हुई जो अफगान के साथ, ये इसी के समय में हुई, लिट्टन के समय में, और द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था। और इसने सकुशल, एकदम कुशल अकर्मण्यता की नीति त्याग दी। ठीक है, सो जो पिछले राजा थे, जो बार बार चाहते थे, जिनको हटाया गया कि नहीं हम इंटरफेयर करेंगे अफगानिस्तान में, तो इन्होंने कहा नहीं भाई, लिट्टन ने कहा हम इंटरफेयर करेंगे। ठीक है, और इन्होंने लाया एफिशिएंट इन एक्शन। एफिशिएंट इन एक्शन, ये जो है इसकी पॉलिसी को त्याग कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया? अबंडंट या अबंडंट एफिशिएंट इन एक्शन, और एक्शन में आ गए। किस मोड में आ गए? एक्शन मोड में आ गए। फिर ठीक है, तो 78 और 80 में लिट्टन के समय में 78-80 में ये दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध हो गया। ठीक, और संधि गंडमक की, लिट्टन के समय में गंडमक की। सिविल सेवा हेतु परीक्षा में प्रवेश की जो अधिकतम आयु थी वो 19 साल कर दी गई। तो अब 21 साल अधिकतम आयु नहीं होगी, 19 साल। मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना लॉर्ड लिट्टन ने अलीगढ़ में की थी। तो मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय कहाँ पे? लॉर्ड लिट्टन ने अलीगढ़ में। अच्छा, ये देखिए, किस वायसराय के साहित्यिक जगत में ओवेन मेरिडिथ लॉर्ड लिट्टन ही लिखता था। देखो, ये देखो, किस अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? पायनियर ने। पायनियर या पनीर जो भी कहा जाता है, पायनियर, इसने सपोर्ट किया था। कैसर हिंद दी गई थी 76 में, टाइटल दे दिया गया। ठीक है, और उपाधि किया गया। यह किस पुस्तक के आधार पर पारित किया गया 76 में रॉयल टाइटल एक्ट? ये नो लाइफ एंड मोमेंट्स इन द वैली ऑफ इंडिया। तो किताब थी नो लाइफ एंड मोमेंट्स इन द वैली ऑफ इंडिया। इसके हिसाब से 76 का रॉयल टाइटल एक्ट पास किया गया, जिसमें कैसर हिंद बताया गया किसके? महारानी विक्टोरिया। ठीक है, लिट्टन द्वारा जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, किसने? आकाशीय वज्रपात की संज्ञा दी से सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने इसको कहा आकाशीय वज्रपात। ठीक है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या कहा इसको? आकाशीय वज्रपात, या इंग्लिश में कह सकते हैं इसको थंडरबोल्ट ऑफ स्काई। किसको कहा गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को किसने कहा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने। ठीक है, थंडरबोल्ट ऑफ स्काई। फिर नो लाइफ एंड मोमेंट इन द वैली ऑफ इंडिया का लेखक है लॉर्ड लिट्टन। तो नो लाइफ एंड मोमेंट्स इन द वैली, और इसी की किताब के आधार पर कैसर हिंद दिया गया, क्या नाम है? द लास्ट टेम्पेस्ट ऑफ इंडिया कृति है लॉर्ड लिट्टन की। तो द लास्ट टेम्पेस्ट ऑफ इंडिया ये लॉर्ड लिट्टन की है। ठीक, भारत के महान उद्धारक की संज्ञा किस वायसराय को किसने प्रदान की? तो लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा। तो लॉर्ड रिपन को दिया गया फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा भारत का महान उद्धारक। ठीक है, तो भारत का महान उद्धारक किसको? लॉर्ड रिपन को कहा गया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा। ड्यूटी ऑफ एज, इस युग का कर्तव्य, ये लॉर्ड रिपन की किताब थी ड्यूटी ऑफ एज, और नाइटिंगेल ने इनको कहा था भारत का महान उद्धारक। ये किसने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं? तो लॉर्ड रिपन ने कहा था कि मेरा जो मूल्यांकन करिएगा कार्यों से करिएगा, शब्दों से नहीं। किस वायसराय के शासनकाल को भारत में स्वर्ण युग का आरंभ कहा जाता है? लॉर्ड रिपन के समय को। और स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नेंस जो है, लोकल गवर्नेंस का फादर कौन है? लॉर्ड रिपन। गैगिंग एक्ट की संज्ञा की कुख्यात है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो गैगिंग एक्ट, गैगिंग मतलब कपड़ा वपड़ा डाल दो मुंह में तो बोल नहीं पाता आदमी, तो गैग। ठीक है, गैग रिफ्लेक्स होता है जब आप डेंटल के पास जाओगे, डेंटिस्ट के पास, तो गैग रिफ्लेक्स होता है। गैग रिफ्लेक्स, आपको मुंह में कुछ लगाते हैं कि दांत वात साफ करने के लिए, तो गैग रिफ्लेक्स आता है, मूवमेंट रोकने के लिए, तो गैग रिफ्लेक्स। लॉर्ड रिपन क्या? लॉर्ड रिपन जो है 1880 और 84 की बात है,
तो इनको बहुत तारीफ़ वारीफ़ की गई है, रिफॉर्म्स लाए थे इन्होंने कई। तो लिप्टन के पश्चात 1880 में लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय बना और वो ग्लैडस्टोन के प्रधानमंत्रित्व काल का एक सच्चा, तो ग्लैडस्टोन थे इस समय में, लॉर्ड रिपन के समय में ग्लैडस्टोन था 1880 में, और ये एक उदारवादी और सच्चा व्यक्ति था। शांति, यथेच्छकारिता तथा स्वशासन में पूर्ण निष्ठा थी इसकी। और ये भारत आया कि स्थिति अत्यंत ही नाजुक थी। जब भारत आया तो भारत की स्थिति नाजुक थी और लिप्टन के जो कार्यों के चलते सब दिक्कतें जो आई थी, जो गहरा असंतोष हुआ था, उसको ख़त्म किया इसने। अतः भारत आते ही रिपन ने लिप्टन के जो दमनकारी कार्य थे लिप्टन के, इसकी जगह सहानुभूतिपूर्ण नीति अपनाई थी और उसने भारतीयों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिप्टन द्वारा जो भी पारित आपत्तिजनक जो अधिनियम थे उसको रद्द कर दिया गया था। आर्म्स एक्ट इन्होंने बनाया, गैगिंग एक्ट इन्होंने बनाया, ये सब सारी चीज़ों को रद्द किया गया। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम आया। कारखाने में बच्चे काम कर रहे हैं, बड़े काम कर रहे हैं, तो इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हो ताकि बच्चों का इनके एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इसलिए 81 में कारखाना अधिनियम आया और इसमें 7 वर्ष की कम उम्र के बच्चों के कारखाने में काम करने पर रोक लगा दी गई। तो 7 वर्ष से कोई कम उम्र का बच्चा है तो वो काम नहीं करेगा, और 7 से जो 12 वर्ष के बच्चे ये काम कर सकते हैं, 7 से 12 वाले, पर 9 घंटे का इनका था और 4 अवकाश था। तो महीने में इनको 4 अवकाश, जैसे संडे और 9 घंटे का। उल्लेखनीय के उपयुक्त नियम 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्री में, देखिए जहाँ 100 से ज़्यादा मजदूर हैं वहाँ ये चीज़ें लागू होंगी, ठीक है। एक नियम होता है कि भाई इतने मजदूर हों यहाँ तब ये लागू होगा। फिर 82 में क्या हुआ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द करते हुए, ठीक है, रिपन ने समाचार पत्रों को स्वतंत्रता दी। उसमें तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ये था कि भाई उसमें डीएम के साथ वो होता था समझौता, जो मजिस्ट्रेट है, जो हेड है डिस्ट्रिक्ट के, कि नहीं एक बॉन्ड साइन होता था कि तुम सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे वरना केस लग जाएगा, ठीक है। तो 1882 में भी एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया। तो 82 में ये रद्द भी हो गया और ये 78 में आया था। समझिए 4 साल तक क्या स्थिति रही होगी हमारे पत्रकारों की जो देश के लिए बोलते थे, ठीक है। अब लॉर्ड रिपन को देखिए, लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में स्थानीय स्वशासन, अब देखिए लोकल गवर्नेंस की बात की गई तो लॉर्ड रिपन 1882 में, और इसलिए मशहूर है इसके लिए। और यह स्वशासन 3 इकाइयों में था, तालुका बोर्ड जो ग्रामीण क्षेत्र था, और म्यूनिसिपल बोर्ड एवं ज़िला बोर्ड में, एक स्टेट ग्रामीण लेवल पे, एक म्यूनिसिपल तो कस्बे लेवल पे, एक जिला बोर्ड। ज्ञातव्य है कि भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का ही जनक माना जाता है। ये देखिए बहुत बार सवाल आया है, ये तो याद, ये आप गलत कर ही नहीं सकते कि स्थानीय स्वशासन का जनक है लॉर्ड रिपन, और ये आप गलत नहीं कर सकते किसी भी हाल में। 94, 96, 10 और हर बार आता है ये। 82 में केंद्र की वित्त व्यवस्था का विभाजन हुआ, तो 1882 में जो केंद्र की जो वित्त व्यवस्था थी इसका विभाजन किया गया। लॉर्ड रिपन ने 1881 में भारत का सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तो नियमित जनगणना सर्वप्रथम इन्हीं के पीरियड में हुई और मेयो के पीरियड में सेंसस डिपार्टमेंट सबको लोल गया था। तब से लेकर प्रत्येक 10 साल पे एक जनगणना करवाई जाती है। पहली बार हालांकि 72 में हुई थी, ठीक है, जनगणना, पहली जनगणना, पर नियमित जनगणना जो थी फॉर्मलाइज्ड पूरी, वो इन्हीं के समय में। और 83 में अकाल संहिता अस्तित्व में आया, ठीक है। फेमीन ऑर्डिनेंस क्या है, दिस इज फेमीन कोड, ठीक है। तो ये फेमीन कोड आया, कब आया, 1883 में रिपन के समय में। अच्छा, सर विलियम हंटर है, तो फेमीन कोड में होगा भाई क्या क्या करना चाहिए, फेमीन आ जाए तो कैसे लोगों की मदद करना चाहिए, कैसे लोगों को जागरूक करना चाहिए, क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए, लोगों को किस चीज़ से बचना चाहिए। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 में एक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो विलियम हंटर थे, जो हंटर कमीशन कहा जाता है, और 82 में शिक्षा आयोग की इन्हीं के समय में हुई नियुक्ति, और जिसका उद्देश्य जो चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था 54 का, उसके सुरक्षा सुधारों को मूल्यांकन करना था। तो जो 54 में चार्ल्स वुड डिस्पैच था, इसको सुधार करना था। 81 में क्या है, मैसूर राज्य को उसके पुराने शासक को वापस कर दिया गया। तो मैसूर राज्य जो था उसको पुराने शासक को दे दिया गया इन्होंने, बाप रे बाप, तो मैसूर राज्य ही पुराने शासक को दे दिया। कब, 1881 में, किसने, रिपन ने। 1883 में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आई, बाप रे बाप। इसमें क्या था कि जो यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई का प्रावधान था, लेकिन यूरोपीय वासियों को प्रबल विरोध करने के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेज के इस विरोध को श्वेत क्रांति की संज्ञा दी गई है, और इस घटना के से अंग्रेज की न्यायप्रियता के प्रति भारतीयों का मोह भंग हुआ। अब इल्बर्ट बिल में ये था कि जो भी यूरोपियन हैं, जो यूरोपियन आएंगे तो उनको जो इंडियन जज है ना, वो सुनवाई करेगा, इनको सजा देगा। पर ये यूरोप वासियों के प्रबल विरोध, अब यूरोपियन थे, ये विरोध करने लगे, क्या इंडियन जज से हम अब वो होंगे,
मतलब नीचा ईगो हर्ट हो गई, इतना ज़्यादा ईगो थी बताइए। और अंग्रेज की जो हम गुलाम हैं वो मुझे हम लोग को वो देंगे, क्या नाम है, सज़ा। तो अंग्रेज़ ने इसको विरोध किया था। दिस वॉज द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883। मतलब कितना उदारवादी आदमी था रिपन, कि भाई कह दिया जाओ, इंडिया हक की बात करता था, जस्टिस की बात करता था, ठीक है, और लोगों की इमोशंस की बात करता था, और ठीक है, ये सब सारी चीज़ें थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको भारत का उद्धारक भी कह दिया था, ठीक है। और इसने सिविल सेवा में प्रवेश का आयु 19 से 21 कर दी, बढ़ाकर 19 से कर दी 21 वर्ष। भाई समय मिल जाए बच्चों को पढ़ने वढ़ने के लिए। लिट्टन के बढ़ाए नमक कर को कम कर दिया, तो नमक कर भी कर जो है जो कम कर दिया, और राजाओं से ले लिया गया था नमक बनाने का अधिकार, ठीक है, वो लिट्टन ने किया था सब। लिट्टन मतलब बहुत एकदम लूट मारा सब। 1882 में मिस्र पर अधिकार करने हेतु भारत से एक सेना भेजी गई थी, और जिसका व्यय, आय नहीं, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर भारतीयों पर डाला गया। रिपन ने इसका विरोध किया कि भाई भारतीयों पर इसका रिपन विरोध करा, मतलब प्रो इंडियन था भाई, प्रो इंडियन एकदम पूरा, मतलब पुराना अपना इंडिया जो पुराना भारत है, ठीक है। तो रिपन पूरा इसका विरोध किया, और असफल रहने पर के समय से पहले 1884 में त्याग पत्र दे दिया। तो 84 में इसने त्याग पत्र दिया था, तो रिपन देखिए मरा हटा नहीं, इसने त्याग पत्र दिया था 84 में। और अर्नोल्ड वाइट ने रिपन के विषय में कहा था कि उसने भारत को खो जाने का द्वार खोल दिया। तो भारत के खो जाने का द्वार जो है खोल दिया था। कुछ अंग्रेज़ों ने रिपन को भारत में ब्रिटिश राज का शत्रु भी दिया। तो भारत में जो ब्रिटिश राज है उसका शत्रु था रिपन, और 84 में इसने त्याग पत्र दिया। तो ईमानदार था लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के लिए हम लोग रेस्ट इन पीस, RIP, रेस्ट इन पीस। चलिए अब डफरिन देखते हैं। तो डफरिन जो है हम थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। ओके, ठीक है, धन्यवाद।